हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखते हैं कि डिमांड की मीनिंग क्या है, डिमांड क्या होता है। So demand for any commodity implies the consumer's desire to acquire the good, the willingness and ability to pay for it. इस डेफिनेशन में हमको तीन टर्म्स ध्यान देने हैं। पहला है डिज़ायर, दूसरा है विलिंगनेस एंड तीसरा है एबिलिटी टू पे। मतलब किसी भी कमोडिटी का डिमांड तब होगा जब हमें उस कमोडिटी के लिए हमारे पास हमारी विश हो उसको खरीदने की, और उस विश के लिए विलिंगनेस हो, मतलब वो चीज़ आपको चाहिए। पहले तो आपकी विश हो गई कि हमको वो गुड हमें पसंद है, और दूसरा क्या है कि विलिंगनेस हो, आप उसको खरीदना चाहते हो और ख़रीदने के लिए आपके पास मनी हो, यानी एबिलिटी टू पे, यू आर एबल टू पे। तो जब ये तीनों चीज़ें होंगी, डिज़ायर, विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे, तब हमारा उस कमोडिटी के लिए डिमांड होगा। जैसे आप मार्केट गए, आपको कोई ड्रेस पसंद आई, तो जब पसंद आई तो वो आपकी डिज़ायर है कि वो मेरे पास, काश वो ड्रेस मेरे पास हो। और उस ड्रेस को आप अगर ख़रीदना चाहते हो कि आपको वो ड्रेस चाहिए, तो वो आपकी विलिंगनेस है। और उस विलिंगनेस को फुलफ़िल करने के लिए आपके पास मनी होना चाहिए, यानी आपके पास पे करने की या फिर उसको उसके बदले आपको मनी देने की एबिलिटी हो, तो उसको बोलेंगे डिमांड। सो ओवरऑल डिमांड क्या है? किसी भी गुड के लिए डिज़ायर, विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे, यही है हमारा डिमांड। सो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक किसी भी कमोडिटी के, किसी भी चीज़ के डिमांड के लिए। तो अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड एंड सर्विस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? तो किसी भी गुड का हम कितनी एक गिवन प्राइस लेवल पे कितना क्वांटिटी हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, यानी कितनी क्वांटिटी में हमको वो चाहिए, वही है क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है, यानी एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? कम होगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारा है वो कम होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और इसमें क्या है? अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, इसके लिए टर्म यूज होता है सेट्रिस पैरिबस। सेट्रिस पैरिबस का मतलब ही है अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब प्राइस के अलावा सारे फैक्टर्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, इसको हम एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। सो ओवरऑल बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड होता है किसी भी गुड एंड सर्विस का, वो उसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, सॉरी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सो आगे हम देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। So demand schedule is a table that shows the quantity demanded of a good or service at different price level। यानी डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर फॉर्म यानी टेबल होता है जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशनशिप बताया जाता है, यानी अलग अलग प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है किसी भी कमोडिटी का, उसी को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ओके, सो इस टेबल में देख लेते हैं कि कैसे हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए, जब प्राइस यहाँ पे 0.50 रुपीज़ थी, यानी हाफ रुपीज़ थी, तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड जो था वो 7 था। जब प्राइस 1 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होके 5 आ गई। जब 1.5 था प्राइस, तब क्वांटिटी डिमांडेड और कम होके 3.5 आ गई है। सो ऐसे क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे हमारा जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो रही है। सो यही जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड को हमने टेबल के फॉर्म में शो कर दिया है। यही क्या है? डिमांड शेड्यूल।
सो बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ डिमांड को अगर हम टेबुलर फॉर्म में शो कर रहे हैं या फिर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, इसके रिलेशनशिप को अगर हम टेबल के फॉर्म में या फिर टेबल में शो कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ओके, और आगे देखते हैं हम डिमांड कर्व क्या होता है। सो जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, उसको हमने टेबल के फॉर्म में शो किया तो उसी को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। और वही हम लॉ ऑफ डिमांड के जो प्रिंसिपल्स हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, इसी के रिलेशनशिप को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में शो करेंगे, उसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। तो इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। द डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप होता है उसी को बोलते हैं डिमांड कर्व, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं डिमांड कर्व। तो यहाँ पे हम लोग डिमांड कर्व में भी देख लेंगे कि जो हमारा जो प्राइस अगर 3 था तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो 1 थी। जब 2.50 था तो क्वांटिटी डिमांडेड जो थी हमारी यहाँ पे 2 हो गई है, और जब 2 प्राइस था यानी 2 रुपये प्राइस था तब क्वांटिटी डिमांडेड 3 हो गई है। सो ऐसे जितने भी अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट टाइम पीरियड पे जो हमारा रिलेशनशिप इनका होता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का, उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है डिमांड कर्व। सो आगे हम देखते हैं अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड का, तो उसमें जो पहला लाइन था कि अदर थिंग्स यानी अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, तो वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसी को हमको लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस में रख देना है। यानी जो अदर फैक्टर्स है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा, उसी से हमारा डिमांड में भी चेंज होगा। तो कोई भी हम लोग लॉ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में तो सभी के अजम्पशंस होते हैं, जो चीज़ें हमें माननी पड़ती है, अज्यूम करना पड़ता है, लेकिन रियल में वो होता नहीं है, बट हमको अपने लॉ को प्रूव करने के लिए उसको अज्यूम करना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें जिसमें चेंज नहीं होना चाहिए। सो पहला है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो सब्सटीट्यूट गुड्स होते क्या हैं, जो मतलब दो गुड्स अगर कोई भी 2 गुड्स सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, यानी हम एक के प्राइस में अगर चेंज ला रहे हैं तो दूसरे के डिमांड में डिमांड को इफेक्ट वो करता है, तो वो 2 गुड्स क्या होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, अगर टी के प्राइस में चेंज होगा तो उसका इफेक्ट कॉफ़ी के भी डिमांड में होगा, तो इन दोनों के बीच में चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ये जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल हम ले सकते हैं कोक एंड पेप्सी। सो कोक और पेप्सी या टी एंड कॉफ़ी, ये दो चीज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, हम एक चीज़ के सब्स्टिट्यूट में दूसरा ले सकते हैं, तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम करेगा। ओके, दूसरा है देयर विल बी नो एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो प्राइस चेंज होने वाला है या फिर प्राइस कम होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, तो उससे भी डिमांड में इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, कोई भी चीज़ मान लीजिए लग्जरी गुड ही हो गया, या फिर हमें टीवी खरीदना है, तो अगर हमें पता है कि इसके फ्यूचर में इसका प्राइस कम होने वाला है तो हम अभी नहीं खरीदेंगे, कुछ टाइम बाद खरीदेंगे। बट लॉ ऑफ डिमांड के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। फ्यूचर में प्राइस चेंज अगर इस टाइम हम अज्यूम करेंगे कि फ्यूचर में जो हमारा प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड क्या है, देयर विल बी नो चेंज इन द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इनकम लेवल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कंज्यूमर की इनकम अगर 60 है या फिर 70,000 है तो वो बढ़ के 85,000 या फिर 80,000 नहीं होना चाहिए। अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, किसी भी कंज्यूमर का या फिर किसी भी इंसान का इनकम बढ़ता है तो उसकी डिमांड्स बढ़ती हैं, लेकिन इस टाइम लॉ ऑफ डिमांड के केस में इनकम लेवल में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड जो हमारा है वो इफेक्ट में रहेगा। सो फोर्थ पॉइंट है देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइजेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं,
दो गुड्स जो कुछ गुड्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी अगर एक का प्राइस में कोई कमी आ रहा है या फिर प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे का जो डिमांड होता है उसमें चेंजेस आते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड में होता है वैसे इसमें भी चेंजेस आते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं वो सिमिलर गुड्स नहीं होते हैं, वो अलग अलग। जैसे हम ले सकते हैं ब्रेड एंड बटर। अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है तो जो बटर का कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, या फिर बटर का प्राइस बढ़ रहा है तो ब्रेड का कंजम्पशन कम हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए, इसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लास्ट है, देयर विल बी नो चेंज इन द कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी वो गुड पहले खरीदना चाहता था, अब ऐसा ना हो कि वो गुड ना खरीदना चाहता हो, या फिर उसकी प्रेफरेंस बदल गई कि हमें दूसरा गुड खरीदना है। ओके, तो इन सब चीज़ों में चेंज नहीं होना चाहिए। यानी लास्ट में हमने यही देखा कि सारे जो फैक्टर्स हैं जितने प्राइस के अलावा वो सारे कांस्टेंट है, किसी में चेंज नहीं होगा। जितने भी अदर फैक्टर्स हैं हमको एजम्पशंस में रख देने हैं, नो चेंज आगे लगा देना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो इस वीडियो में हमने डिमांड की मीनिंग देख लिया, लॉ ऑफ डिमांड देखा, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व और एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को हमने डिस्कस कर लिया। लॉ ऑफ डिमांड के और भी टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, जैसे इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड। तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।